एक बार मैं TIFR से कोलकाता वापस जा रहा था। ओके। तो प्लेन में मेरे बाजू में एक इंजीनियर बैठा था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो। मैं बोला कि मैं हाई एनर्जी फिजिक्स में रिसर्च करता हूँ। तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, अच्छा तो ये आप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखते हो या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखते हो। तो हाई एनर्जी फिजिक्स हैज़ नथिंग टू डू विद सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हाई एनर्जी फिजिक्स का अगर दो पॉइंट में बांटा जाए तो सिर्फ दो ही मकसद है। व्हाट आर द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, मतलब कुछ चीज़ को लेके अगर हम तोड़ते जाए तो अल्टीमेटली जो सिंपलेस्ट पार्टिकल्स है जिसका कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर हम ढूंढ नहीं सकते, व्हाट आर दीज ओके। and how do these fundamental particles interact with each other. And the purpose is, one great physicist once was asked that if you were told that the world will be destroyed in the next few moments, what would you leave behind for the future generations? अच्छा, एका शास्त्रज्ञाला असं विचारलं की पुढच्या काही क्षणातच जर प्रलय होणार असेल आणि जगच नष्ट होणार असेल तर तुम्ही काय वाचवाल? हां. तो उन्होंने कहा, सिर्फ एक ही लाइन लिख दूंगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. Human beings will be smart enough to reconstruct whatever we lost from this fundamental statement. Wow. So high energy physics is a study of matter at its most fundamental level and their interaction. Because everything else, whatever we see, is ultimately made up of these things and from these interactions. Fantastic. हम humans होके we might not be clever enough, smart enough to describe how the light bulb works or the computer works from this fundamental statement. But the quest is, जो path पे research के path में जा रहे हैं, यही आशा है कि एक दिन 100 साल बाद, 1000 साल बाद, पर कभी ना कभी हम सब कुछ एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे. द आइडिया इज टू सिंप्लीफाई. लेकिन लोग अगर आपको पूछेंगे कि ये हाई एनर्जी फिजिक्स क्या है, आपने बताया अभी, वो कैसे काम करता है और क्यों काम करता है? तो हमें बहुत कम समय में बोला गया था कि हाई एनर्जी फिजिक्स को समराइज करने के लिए. तो मैंने सोचा कि अगर ये 3 प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं तो मैं सफल रहूँगा. पहला, हम हाई एनर्जी फिजिक्स एक फिजिक्स के नज़रिए से क्यों करते हैं, जिसका थोड़ा सा उत्तर मैंने दिया. दूसरा, जो अभी प्रश्न किया गया, हम कैसे करते हैं, क्या क्या साधन यूज़ करते हैं. और तीसरा सबसे ज़रूरी प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए, क्या हम हाई एनर्जी फिजिक्स में इतना पैसा खर्च करते हैं, क्या हमें ये करना चाहिए, why should we do it? Ultimately it is the search for the fundamental. हम पहले 1 मिनट में बता दें कि साइंस इन जनरल एंड फिजिक्स इन पर्टिकुलर एक प्रोसीडियर से चलता है. अल्टीमेटली आप ट्रूथ या सच्चाई के पीछे पड़े हो, तो इसमें 2 स्टेजेस है. एक है सर्च फॉर ट्रूथ एंड 2 अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ. Understanding the truth is in the form of a model. जैसे यहाँ पे एक मॉडल है. पहले लोग सोचते थे सब कुछ आग, हवा, मिट्टी, पानी, इसके और आकाश, कोई भी सोचते थे, इनके मिश्रण से बना है. ये एक मॉडल है. पर अगर हम सर्च करेंगे, अगर हम कुछ भी ऑब्जेक्ट को ले ले, अगर उनमें हम सब चीज़ों की कोई भी एविडेंस ना मिले, तो हमको ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये मॉडल गलत है. तो सही मॉडल क्या है? तो 1900 से हमको पता चला कि एक फंडामेंटल लेवल में एक एटम होता है जिसका एक न्यूक्लियस होता है. ये न्यूक्लियस का साइज हम बोलते हैं फेम्टोमीटर, विच इज 10 to the power of -15 meters. 10 to the power of -15 meters. हाँ. So उसमें इलेक्ट्रॉन्स सॉर्ट ऑफ रिवॉल्व करते हैं और ये फंडामेंटल पार्टिकल है.
ये 1900 अर्ली 1900 इस सेंचुरी के पहले पिछले सेंचुरी की शुरुआत में ये हमको पता चला। फिर हमने पूछा कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है उसका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब 10⁻⁻15 से भी नीचे अगर हमें जाना पड़े तो ज़रूर हमें पता चल गया कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल नहीं है। त्यांचे पण काही पार्टिकल्स आहेत, उनके भी कॉल्ड कुछ क्वार्क्स। सो उसमें क्वार्क तक हम अगर हम करंट अंडरस्टैंडिंग जो लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। जो पार्टिकल्स है इसको नीटली, एवरीथिंग एल्स इज नॉट फंडामेंटल, इट इज मेड अप ऑफ दीज पार्टिकल्स। आप देखते हैं दो रो है, सो ऑल दैट वी नो कैन बी समराइज आउट हियर। देयर आर ये दो ब्लॉक्स है और ये दो ब्लॉक में दो डिवीजन है, तो हमारे पास 6 + 6 पार्टिकल्स है। ये इलेक्ट्रॉन हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक पार्टनर होता है जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसा इलेक्ट्रॉन का एक सिमिलर पार्टिकल है जो डिफरेंट है, इसको म्यून कहते हैं। इसका भर या मास इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज़्यादा है। सिमिलरली एक टाउ है, तो इनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं। सिमिलरली ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम। इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्टेबल पार्टिकल है, ये दो स्टेबल नहीं है, ये डीके कर जाता है इलेक्ट्रॉन में, इसलिए हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। पर म्यून का एक खासियत है, राइट नाउ वेयर वी आर सिटिंग एट सी लेवल, एवरी सेकेंड थ्रू एवरी सेंटीमीटर ऑफ योर बॉडी 1 म्यून इज पासिंग। क्योंकि जो कॉस्मिक रे जो अर्थ के बाहर से जो रेज आता है वो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके म्यून्स प्रोड्यूस करता है, और ये मोस्ट अबंडेंट चार्ज पार्टिकल है एट एनी ऑल्टीट्यूड। तो राइट नाउ थ्रू एवरी सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ योर बॉडी 1 म्यून इज पासिंग थ्रू, इवन दो यू कांट फील इट। सो सिमिलरली दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो पार्टिकल है गामा, ग्लूऑन, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन, ये फोर्स कैरियर्स है। तो दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ये पार्टिकल डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हम जानते थे। एक पजल बाकी था, ये फोटोन मासलेस है, ये पार्टिकल्स मासलेस नहीं है, क्यों, मतलब इसका भर है। हमको पता नहीं था व्हाट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मास। तो 1960s में, लेट 1960s में एक मैकेनिज्म आया जिसको हिग्स मैकेनिज्म बोलते हैं। तो एक नया पार्टिकल प्रिडिक्ट किया गया था, एक मॉडल दिया गया था जो बोला if there is this new particle, we can explain why these particles get masses. Okay. So that's a model. We don't know if a model is true or not. Only way to find out is you have to do an experiment. Correct. So people kept searching for it, and finally, a few months back, we believe we have found something which is like this. Whether it is exactly this, we will find in the days to come. So, okay, so this is the latest understanding that we have. And you are working on these kind of understanding. So I am working on the future. So this standard model of particle physics also can't explain a few things. Okay. So I'm working on models which fill the gaps. Okay. But the experiment I work for was one of the experiments which was responsible for discovering something which looks like this particle. Higgs च्या खाली boson आहे. Why it is called Higgs boson? So all particles, as I've said, the Higgs boson has a charge 0 and a spin of 0. So based on whether particles have integral or non-integral spin multiples of half में हो सकते हैं या 0, 1, 2 हो सकते हैं। तो ये जो फैमिली ऑफ पार्टिकल्स विथ 0 और इंटेग्रल स्पिन होते हैं, इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको पहले एस.एन. बोस ने डिस्क्राइब किया था। एस.एम. बोस ने, हमारा बोस ने, सत्येन बोस ने डिस्क्राइब किया था। Very good. But he did not, we should be very careful, he did not predict the Higgs boson. He predicted the properties of a family of particles with this spin characteristic. Okay. Similarly, Enrico Fermi described the characteristics of particles with half integral spin. जैसे electrons, these are all Fermi particles. तो इसके लिए वो हिग्स बोसॉन उनको कहा जाता तो है। क्योंकि वो न्यूट्रल जो स्टैंडर्ड मॉडल का जो बोसॉन मॉडल में प्रिडिक्ट किया गया था,
उसका स्पिन 0 है, so it has to follow the characteristics of a boson. So these are the pioneers of the Standard Model. Abdus Salam, the last Nobel laureate in physics from the subcontinent. Yeah. So essentially the model was, we understood the Standard Model. It's the most precisely tested theory of physics. मतलब Standard Model में जो predictions है, उसको 3 या 4 डेसिमल पॉइंट तक एक्सपेरिमेंट में टेस्ट किया गया था. म्हणजे जे स्टँडर्ड मॉडेल होतं ते कसं आहे काय आहे हे आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात माहिती होतं. वी न्यू इट अँड इट इज ऑल्सो टेस्टेड Very अ well डिग्री ऑफ एक्युरसी. हाँ, और आगे except for the Higgs particle, for which we had to design this $10 billion experiment. $10 billion Dollar and counting. Each year it takes $1 billion to run. अच्छा, और वो क्या है अभी देखते हैं. So ultimately what the Large Hadron Collider is a microscope, because we are testing things down and down to finer and finer level. As we all know, the smallest resolution या सबसे छोटा ऑब्जेक्ट जो एक माइक्रोस्कोप में दिखेगा, उसका लिमिटेशन है जो ऑब्जेक्ट है उसका वेवलेंथ क्या है. ओके. सो म्हणजे हा एक प्रचंड मोठा मायक्रोस्कोप आहे. exactly Okay. the most powerful microscope in the world. इन द वर्ल्ड. The reason being that every object, due to a concept called wave particle duality, each particle has a wave-like character. So the wavelength of a particle is proportional to the inverse of its momentum. मतलब जो particle का energy ज़्यादा है, उसका wavelength छोटा है. जिसका एनर्जी ज्यादा है उसका वेवलेंथ छोटा है. तो जितना छोटा चीज का खोज हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी वाला प्रोब चाहिए. ज्यादा एनर्जी वाला प्रोब चाहिए. प्रोब चाहिए. तो हम अब 10 to the power minus 17 मीटर से नीचे प्रोब कर रहे हैं. बापरे, ते सगळ्यात खालीची जी ओळ आहे, हा 10 to to the power minus 17. Minus न्यूक्लियस है minus 15. अब हम न्यूक्लियस से भी नीचे इस दिशा में. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी. आपण ते what we बघायला are doing बघतोय. today. Okay, Today what- we are probing. Probing that. Exactly. Okay. Okay. So what we need is called an accelerator. Very simply, we accelerate probes to high energy to make उसका wavelength का उसका resolution power बढ़ाने के लिए. फिर हम collide करते हैं इसे. तो मैं LHC experiment को एक slide में दिखा दूं. तो ये experiment है. ये एक ring है, nearly circular ring, जिसका circumference 27 kilometers है. 27 किलोमीटर. किलोमीटर्स. एक साइड में स्विट्जरलैंड है, 3 साइड में फ्रांस है. ये फेमस जिनीवा लेक है. ओके. ये सरफेस से 100 रफ एवरेज 100 मीटर्स नीचे है. 100 मीटर्स अंडरग्राउंड. 100 मीटर्स अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड. एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंट आई वर्क फॉर. ये फ्रांस के सेसी बोल के एक विलेज में है. इसका नाम है CMS, कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनॉइड. और ये है एटलस, जो CERN का मेन कैंपस में है. ये एटलस से फ्रेंच बॉर्डर 100 मीटर्स की दूरी में है. So this is right at the Swiss-French border. Okay. So it's truly like the protons, they are created in Switzerland, they travel through France and they keep spinning. So, ओके. and this is another experiment called ALICE. India participates in CMS and ALICE. This is the pipes through which the protons are. वो जो सर्कुलर वो पूरी रिंग की Exactly. वो है. This वो. is the true picture of it. To save money, a new tunnel was not constructed. So ये LHC का जो पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे LHC इनहेरिट किया, उसका नाम था लेप एक्सपेरिमेंट. तो लेप के लिए ये टनल बनाया गया था 1990s में. तो उसी टनल का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करके LHC बनाया गया. ओके. तो ये टनल है और ये मैग्नेट्स है. तो हम मैग्नेट्स के जरिए, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के जरिए एक्सेलरेट करके ये एनर्जी, जिसको हम 8 TeV करंटली बोलते हैं, ये रीच करते हैं. ओके. सो ये डिटेक्टर है. तो मैं सिंपली बता दूं, ये सिंपल फिलॉसफी हमारा क्या है. हम पार्टिकल को कोलाइड करते हैं, एक डिटेक्टर है,
उसमें डिटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको रॉ डेटा पे कन्वर्ट करते हैं, रॉ डेटा पर हम एनालिसिस करके ये फाइनल ग्राफ प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है ये जेड बोसॉन जो हम पहले दिखाया था उसका प्रोडक्शन का एविडेंस है। ओके, सो this is a 5-storied building. So my office is, when I go to CERN, is in this building. इसको building 40 कहते हैं हम. So this is 5 stories long. तो एटलस जो एक्सपेरिमेंट है जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का डिटेक्टर यूज करते हैं, इसका साइज ये बिल्डिंग जैसा है, पर CMS का साइज सिर्फ इतना है, इसलिए CMS को कॉम्पैक्ट बोलते हैं हम। ओके, बोथ डू द सेम फिजिक्स, दोनों ने ही हिग्स डिस्कवरी दिया है, पर हमारा डिटेक्टर काफी छोटा है। ओके, and this is a human aspect. So in the CMS collaboration, as of 1 week ago, 4,300 physicists are working on it. Additionally, there are more engineers. 40 countries participate in it. In India, TIFR, Punjab University, Delhi University, BARC, Saha Institute of Nuclear Physics, IIT Bombay, and NICER Bhubaneswar are participating in it as members. So 40 physicists and about 50 students. From India. So 90 Indians are a part of On this experiment. CMS collaboration. And you are a part of that team. Exactly. Just to show how complicated the environment is, तो यहाँ पे एक collision के बाद जैसे दो प्रोटॉन कोलाइड करते हैं, जो environment है, एक चार्ज पार्टिकल के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है। तो इतने में से ये बैकग्राउंड बोलते हैं, ये यहाँ पे जो Z2 mu ये जो है ये इंटरेस्टिंग इवेंट है। तो जो एनालिसिस कर रहे हैं ये पूरे बैकग्राउंड से इंटरेस्टिंग फिजिक्स को ढूंढ के निकालना है, which is a Herculean task. Okay. So the point is यहाँ पे जो दिखाया गया है ये है पाइप का एक्सिस जहाँ से बीम्स सर्कुलेट कर रहे हैं, और इनमें से कोई भी डॉट एक्चुअल कोलिशन पॉइंट हो सकता है, पर ट्रू कोलिशन पॉइंट एक ही है। तो हमको इनमें से हमारा जो कोलिशन पॉइंट है ढूंढ के निकालना है। Yep. And we do this with greater than 90% efficiency. This is Professor Peter Higgs. Just simply अगर हमें समझना है तो हम जैसे मॉडल बोलते हैं, अगर हिग्स नहीं होता तो डेटा को ये फॉलिंग ट्रेंड फॉलो करना था। अगर हिग्स है तो डेटा को ये रेड लाइन फॉलो करना है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि डेटा इस रीजन पे ये लाइन फॉलो कर रहा है। तो इससे हमें दो चीज़ पता चल रहा है कि सिर्फ हिग्स लेस मॉडल से हम डेटा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जो मास के अराउंड ये पीक आ रहा है ये 125 GeV है। तो हम बोथ एक न्यू पार्टिकल का डिस्कवरी का एविडेंस मिल रहा है और किस मास पे अकर कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। यानी कि अगर हिग्स, जो डॉक्टर हिग्स थे, प्रोफेसर हिग्स थे, उन्होंने जो पार्टिकल की बात की उसका प्रेजेंस ये ग्राफ से प्रूव होता है। ये ग्राफ से प्रूव होता है, क्योंकि अगर वो पार्टिकल नहीं होता तो वो लाइन स्ट्रेट होती, येलो लाइन होना वो पार्टिकल है, इसके लिए वहां पे कर्व है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए कोई मिल गया। हाँ, पर वेदर दिस इज हिज हिग्स, वंस अगेन क्योंकि हम सच्चाई के खोज में हैं, तो इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका बहुत सारा चेक्स है, एक बुक जैसा चेकलिस्ट है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट इज दिस वन। इसका मतलब है एटलीस्ट ये एक चेक सेटिस्फाई करता है। नाउ वी हैव टू आल्सो गो थ्रू द अदर चेक्स बिफोर ही कैन गेट अ नोबेल प्राइज। ओके, and now why should we do it? Very important question. Like India is a poor country, should we spend even any amount of money in scientific research? My personal belief is, even if there were no other benefits of scientific research, we should still do scientific research, because I believe this search for the truth of how the universe works, what are things made of and what holds it together, we are the only species on earth who are capable of asking these questions. एक मिनट,
बाकी जरी ह्या संशोधनाचा कोणताही फायदा नसला तरी सुद्धा मानव प्राण्याने संशोधन केलं पाहिजे, कारण हे सगळं कशापासून बनू शकतं हा प्रश्न तोच विचारू शकतो. वन हू कॅन आस्क द क्वेश्चन शुड फाइंड द आन्सर टू इट. Exactly. Otherwise, there will be nothing discriminating us from other species. नाहीतर आपण आणि इतर जनावरं ह्याच्यात काही फरकच उरणार नाही. Exactly. However, we all know that the thing that you never think of is what you get in large amounts. So in 1990s, 1990 में जब लेप एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो CERN में एक यूनिक रिक्वायरमेंट आया. डेटा इतने ज़्यादा परिमाण में कलेक्ट हो रहा था, CERN का स्टाफ जो CERN के फिजिसिस्ट थे उनके पास साधन नहीं थे कि अकेले वो सब डेटा को एनालाइज करे. तो एक सिस्टम का ज़रूरत पड़ा जिससे हम ये डेटा विश्व के सब यूनिवर्सिटीज़ में बांट सके ताकि सारा वर्ल्ड जान सके. तो इसके लिए टिम बर्नर्स ली, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट, ही डिज़ाइन दिस वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट. इट वाज डिज़ाइन टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा. उसका जो बैकबोन है, उसका जो सिस्टम है, इट वाज डिज़ाइन टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा फ्रॉम CERN टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जो पहला सर्वर जिससे ये काम हुआ था वो अभी म्यूजियम में डिस्प्ले में है. सो इट वाज डिजाइन्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा टू यूनिवर्सिटीज फ्रॉम CERN. I'm sure nobody knew, even he did not know, what role the web will have on our lives. So something which was designed purely for research is now a part of our life, everyday life. म्हणजे विज्ञानामध्ये हेही होऊ शकतं की एक जी गोष्ट फक्त प्रयोगशाळेपुरती मर्यादित आहे तिचा परिणाम संपूर्ण मानवजातीच्या दैनंदिन जीवनावरती सुद्धा होऊ शकतो. ओके, अब हमारे पास एक यूनिक चैलेंज है. तो तब जो रिक्वायरमेंट था वो था कि हमारे पास डेटा कलेक्ट हो रहे, हम एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, 2 महीने बाद ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सके. पर अब हमारे पास जो चैलेंज है, हमें ये जो डेटा प्रोड्यूस हो रहे इसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हमारा टेम्पररी स्टोरेज कैपेसिटी फाइनाइट है. तो जब तक ये स्टोरेज फुल हो जाए, नेक्स्ट जो स्ट्रीम आ रहे वो आने से पहले हमें इसको ट्रांसफ़र करना है ताकि ये लूज ना हो जाए. तो एक कोलिजन जो होता है इसमें पर सेकेंड 60 टेराबाइट डेटा प्रोड्यूस होता है, जिसको हम प्रोसेस करके पर इवेंट, मतलब पर कोलिशन 1.5 मेगाबाइट में रिड्यूस करते हैं. एक साल में 15 पेटाबाइट्स 15 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा इज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर. तो जो कंप्यूटिंग सिस्टम है इसको इतना वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करने में सक्षम होना है. तो इसका नाम दिया गया है ग्रिड कंप्यूटिंग, जो अभी आप लोग यूज कर रहे हैं CERN में. हाँ, ओके. जो सिस्टम है इसके लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जैसा है. जब हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फ़ोन चार्ज करने के लिए, हम कोई भी सॉकेट में घुसाते हैं, और जो कौन सा, हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि जब हम इस सॉकेट में चार्जर घुसाएंगे कौन सा पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आएगा. ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम है. तो सिमिलरली ये जो डेटा प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम कोई भी कंप्यूटर टर्मिनल से जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उससे हम ये एक्सेस कर सकते हैं. कौन सा कंप्यूटर सिस्टम वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ से वो कंप्यूटिंग पावर है, ये हमें सोचना नहीं है. ग्रिड टेक्स केयर ऑफ दैट. So every physicist sitting anywhere in the world who has some specialized access, who's a member of these experiments, has access to the full data. And what handles this is grid. तो ये जो ग्रिड है वो आज ये लेवल पे है. जैसे नेट ये लेवल पे था और हमारी जिंदगी में आ गया, वैसे शायद ये भी कल हमारी जिंदगी में आ जाए. So in my institute TIFR में इसका एक सब स्टेशन है, जैसे पावर सब स्टेशन बोलते हैं. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी. तो TIFR में जो सिस्टम है उसका स्टोरेज कैपेसिटी है 620 टेराबाइट. जस्ट सिंपल कार्टून, दिस इज CERN produces for public relations purposes, just to understand. So the data, अगर if we store it in standard DVDs and we stack these up,
it will be 20 kilometers high. That's the amount of data produced in 1 year. In 1 year. Taller than Mount Everest, higher than a The typical jet. airline speed. We use a lot of cooling to cool various things. So the beam pipe through which the beam travels is colder than outer space. Colder than outer आउटर स्पेस का टेम्परेचर है 2.73 केल्विन, जो एक्सीलरेटर का बीम जो पाइप में ट्रैवल करता है उसका टेम्परेचर है 1.9 केल्विन. ओके. The point where the collision takes place, it's 1 billion times hotter than the center of the sun. ओ 1 billion times hotter than the center of the sun, which is 14 million degrees centigrade. So यानी ये अंदर है और बाहर वो कोल्डनेस है. it's both the hottest and the coldest place in the universe. दैट लेबोरेटरी. The pipe in The which, pipe is in the which hottest where the kind of- collision takes place. बाप रे. And Very to, complex. to sum it up, it's very complex. And the reason we do it is, as we said, today's science is tomorrow's technology. आजचं विज्ञान हे उद्याचं तंत्रज्ञान आहे. Yes. And today's technology defines what we can do in tomorrow's science. Both are completely आणि interlinked. आजचं तंत्रज्ञान उद्याच्या So- विज्ञानामध्ये आपण काय करणार ह्याला जन्म So to देतं. utilize this grid, I think the government of India is looking forward to make what's called a cancer grid, ताकि जो भी cancer patient है, उनका जितना information हो सके, ये एक centralized तरीके से store किया जाए, ताकि कोई भी डॉक्टर जो नया पेशेंट का इलाज शुरू कर रहा है, वो एक सिंपल टर्मिनल से ये केस का सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस स्टडी करने के लिए पूरे जितना दुनिया का डेटा स्कैन कर सके. कर सके. ये उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया. या एग्जैक्टली. ओह. So the advantage is when you work with modern technology, we are using it for a very specific purpose, but technology doesn't care what is being used for. So the spin-offs are enormous. Enormous. And the final slide, so we know so much, yet we know so little. So this is the typical pie chart. यूनिवर्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ये पाई चार्ट है. हमें सिर्फ 4.6%, ये जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, ये 4.6% पे ऑपरेट करता है. बाकी 96% हमें अभी भी पता नहीं है. सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. टेल अस व्हाट इज द पोएट्री इन फिजिक्स. फिजिक्स में पोएट्री होती है क्या? होती है. ऑफ कोर्स. यस. द फिजिक्स का जो मैंने बोला, दो चीज होता है. एक है ट्रूथ, सर्चिंग फॉर द ट्रूथ, एक अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ. तो अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ इज इन द फॉर्म ऑफ सम मॉडल्स. तो मतलब जो सच्चाई होता है वो मॉडल के अंदर ही सीमित रहता है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हर मॉडल में है, जिसको बोलते हैं हम सिमेट्री. तो सिमेट्री ऐसा चीज है, अगर हम आपको एक फुटबॉल दे दिया, एक गोल फुटबॉल, आपको मैंने आंख बंद करने को कहा और मैंने बॉल को घुमाया. बॉल तो एक परफेक्ट स्फीयर है. आंख खोल के आप ये बता नहीं सकते हो कि बॉल को हमने घुमाया या नहीं घुमाया. एक परफेक्ट स्फीयर. तो ये एक सिमेट्री होता है. अगर मैं आपको अब दूसरे साइड से क्वेश्चन करता हूं, ऐसा एक शेप बताइए जिसको किसी भी तरह आप रोटेट करो, आप वो चेंज हुआ कि नहीं ये बता सकते हो कि नहीं. ये शेप सिर्फ एक स्फीयर है, जो गोल है, जो बॉल है. एग्जैक्टली. हाँ. तो all theories of physics satisfy some symmetry principles. इसका मतलब है जो फिजिक्स का लॉज है, जैसे यहाँ पे स्कूल के बच्चे मैं सोच रहा हूँ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़े हो, जो दो मास के बीच में जो ऑपरेट करता है, इसमें एक सिमेट्री है. अगर आप दो ऑब्जेक्ट ले लो, ये और ये पेन, लॉ जो है, आप ये दो मास को अगर पैरेलली मूव करते हो या घुमाते हो, वो फोर्स एक ही रहता है. बराबर. इसका मतलब है ये जो लॉ है कुछ डीप सिमेट्री प्रिंसिपल सेटिस्फाई करता है. बराबर. तो ये जो
थियोरी जिससे ये स्टैंडर्ड मॉडल का थियोरी दिया गया था, हाँ लोग ने सिंपली डिमांड किया कि हम जो मॉडल लिख रहे हैं ये कुछ बेसिक सिमेट्री सेटिस्फाई करे जो मैथमेटिकल है, जो क्लियरली समझने की कोशिश नहीं करते. So no matter how complicated the theory is, it satisfies some basic principles that you do some fundamental changes to operate some changes on your theory, yet some things don't change. Something like if I rotate a ball, you can't say whether I have rotated it or not if I kept my eyes closed. So this symmetry limits what are the general characteristics. So such symmetries are there in the Physics. models of physics, Yeah. which are really beautiful. आपण त्याला तोल म्हणू, समतोल म्हणू, बॅलन्स म्हणू, तर तो बॅलन्स आहे दॅट मेक्स इट ब्युटिफुल. द सिमेट्री मेक्स इट ब्युटिफुल For humans to appreciate. फॉर ह्युमन्स टू अप्रिशिएट अँड एस्पेशली द स्पेशल माइंड्स लाईक यू टू अप्रिशिएट दॅट. I'm not a theoretical physicist, I'm an experimental. Okay, but you are an experimental physicist. You always wanted to be? Never. Never. Ah, no, that's an interesting story. Tell me. मग तुला कोण व्हायचं होतं? So I was always interested in guns and war and things like that. Okay. So by the time I was in class 5 or 6, I was sure I wanted to be a fighter pilot. There was nothing. 5वी 6वीत असताना तुला फायटर Fighter पायलट pilot. बनायचं होतं. Nothing. पुढं? So then in class 9, I developed power in my eyes, so I wear these specs. And unfortunately, the Indian Air Force requires 6x6 uncorrected vision. मतलब laser correction surgery से अगर correct करेंगे, it's तो भी not- नहीं चलता है. नहीं चलता है. तो वो आउट हो गया ऑप्शन. And I was very disappointed. वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि पायलट बनने वाला था, फाइटर पायलट Yeah. बनने वाला था, एंड यू आर रियली ग्राउंडेड. Yeah, हाँ, grounded. बिफोर यू कुड फ्लाई. Absolutely. तो आपने कैसा लिया ये? I took it in a stride. मैं सोचा ठीक है चलो अगर फाइटर पायलट नहीं बन पाया तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर लूँगा. ओके पायलट्स मेरे प्लेन उड़ाएंगे, मैं प्लेन तो डिज़ाइन कर लूँगा. ये सोचा था मैंने. हाँ. फिर फिर as you know, I followed the standard stream which most students take. IIT के लिए preparation किया और इंजीनियरिंग में competitive एग्जाम में मैं एकदम devastated हो गया. कहीं भी नहीं मिला. कहीं भी नहीं मिला. Yeah. इंजीनियरिंग में कहीं भी एडमिशन नहीं मिला. मिलता था but मिलता था, लेकिन- not aeronautical engineering which is the best in the IITs. The rest places are there but तो जो चाहिए था वो नहीं मिला. नहीं मिला. फिर Luckily मेरा जो ISC बोर्ड एग्जाम है उसमें मेरा मार्क्स अच्छा था. तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मेरा 95% था. ओके. तो मेरा दोस्त तो कॉलेज स्कूल का सीनियर ने बोला कि सेंट स्टीवंस कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, तो अच्छे जगह भी है, दिल्ली भी है, घर से फ्रीडम मिल जाएगा तो दिल्ली चले आओ. मैं सोचा चलो बस. घर से फ्रीडम मिल जाएगा तो दिल्ली चले आओ. हाँ. मैं दिल्ली चला गया अच्छा. और लकीली मुझे वहाँ पे ऐसा प्रोफेसर्स मिला जो मेरा साइंस का नज़रिया, पहले मेरे को साइंस सिर्फ वो आईआईटी के जो इंक्लाइन प्लेन और पुली प्रॉब्लम, एक ही टाइप का प्रॉब्लम 100 सॉल्व करते हैं, उस प्रिपेयर करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, ये सब वर्ड्स हुआ. तो इन्होंने रूथलेसली हमारा नज़रिया बदल दिया. और ये जो पिक्चर है समथिंग लाइक दिस वाज द फर्स्ट फिजिक्स क्लास इन सेंट स्टीवंस कॉलेज. डॉक्टर विक्रम व्यास, उन्होंने ऐसा एक पिक्चर बोर्ड में ड्रॉ किया था और हिग्स बोसॉन पे सर्कल किया था. दिस इज 17th July 2006, 9:15 AM, the first class in St. Stephen's College. So he had come to class और वो ने हिग्स बोसॉन सर्कल कर दिया और बोला कि LHC CERN में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो ये हिग्स बोसॉन का खोज कर रहा है. So that was the first time in 2006, July 2006, I came to know of the Large Hadron Collider and Higgs. And At that time, had you thought that you would work on it? never. So how did it happen? So gradually, the beautiful aspects of physics, which is special relativity, quantum mechanics, तो ये ऐसा branches है जिसका जो consequences है वो हम हमारे common life experience में, that nothing can travel faster than light. This imposes some constraints on everything. हाँ. So these implications are so beautiful that once you understand them, you just want to do more of it. So अच्छा. that's it. It's like an addiction. हाँ. ये एक addiction है. I got addicted to physics by second year in college. You got completely addicted. Yeah. तो ना ये अपना सब्जेक्ट है, हाँ. ये कैसे मालूम पड़ता है?
जैसे it's just like falling in love. You never know how it happens, when it happens. Okay, now you are doing your doctorate program. अभी आपकी डॉक्टरेट कब कंप्लीट होगी? 2 to 3 years. In 2 to 3 years, which means आपको डॉक्टरेट कंप्लीट करने में कितना टाइम मिलेगा? कितना टाइम लगेगा? 6. The government of India will fund me for 6 years, no more than that. Government of India is funding your entire effort for 6 years. Yeah. That's Right, yes. right. And including this whole exposure and your work Everything, yes. at this great collider. Right. उसके बाद में आप क्या करोगे? So the procedure is ultimately to do research in science. So PhD के बाद आपको तब तक postdoc करते जाना है जब तक आपको faculty position ना मिले. Right. So you are going to be in this field जहाँ पे you are going to ask some fundamental questions Yes. about the very existence of matter. कि जहाँ पे आप ये fundamental questions raise करते 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 जाओगे और ये अभी तो शुरुआत है. Yeah, LHC will run for another 30 years at least. So 30 years ये जो sorry, about 20 years. 2030 it will surely run. 20-30 years का ये experiment शुरू रहेगा जो है वो. Yes, yes, yeah. When you look back at your journey so far, what is your best moment? The best moment for me was तो मैं LHC का कंट्रोल रूम में था, तो जो जब डेटा टेकिंग चल रहा है तो शिफ्ट लेना पड़ता है और बहुत सारा रॉकेट लॉन्च स्टेशन की तरह कंप्यूटर स्क्रीन्स हैंडल करना पड़ता है. तो हर लोग का यही तो 8 घंटे की शिफ्ट होता है और मैं सिर्फ रात को शिफ्ट लेता था, रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक. तो हर शिफ्टर की यही कोशिश रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो उनके शिफ्ट में ना हो, क्योंकि जिन जिन लोग के शिफ्ट में प्रॉब्लम होगा उनका नाम वीकली मीटिंग में फ्लैश किया जाता है कि बिकॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब्रॉड इज अकाउंटेबिलिटी. हम इतना खर्च कर रहे हैं ये डेटा टेकिंग के लिए, जो खर्च हो रहा है हमको दिखाना है कि 95 से 99% हमारा एफिशिएंसी हो डेटा टेकिंग में, डेटा लॉस ना हो. तो एक दिन हमारा इंडिया की तरह वहाँ का जो मेन पावर सप्लाई जो LHC को देता है वो ट्रिप कर गया था. Okay. और बीम लॉस हो गया था. तो उसमें से हमें हर डिटेक्टर को बंद करना था, सेफ्टी मेजर्स एंड एवरीथिंग, and inform the people what the problem is so they can fix it. Luckily that day I could do it properly and my name was not there on the weekly list ever. You are driving your car at the signal. आप आपकी कार में बैठे और ड्राइव कर रहे हैं, सिग्नल पे आए हैं. On your both sides you have two costliest cars. और आप जो कार ड्राइव कर रहे हैं उतनी कॉस्टली नहीं है. आप एक प्रोफेसर है, फैकल्टी है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉस्टलीस्ट कार है. What will you be telling yourself? आप खुद को क्या बता रहे होंगे? Well, though I have a scientific mind, I really like gadgets and earthly pleasures. So, but I know that I don't have enough money to own those cars, so I might want to take that car to the collider and pass beams through it. I would like to destroy it. Okay, yeah, that's a very nice answer. Your research paper has got published in the most prestigious journal in the field. और वो you have got this news, आपके पास वो news आती है. What will be your reaction? Well, the only point is I would like to see what will be the relevance of the research. जैसे ये field इतना dynamic है, अब लोग ये नहीं देखते कि कौन सा रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ आपका पेपर, पर कितना दिन आपका रिजल्ट टिकता है, क्योंकि हर रोज नया रिजल्ट आ रहा है और काम का रेलेवेंस अब कभी कभी दिनों कभी कभी महीनों में मापा जाता है. तो यही सोचूंगा एटलीस्ट 1 साल तक तो टिके रहे. अभी समझो कि ये काम का रेलेवेंस मिलने वाला आपका पेपर पब्लिश हुआ और आपका एक फ्रेंड है, दूसरे फील्ड वाला है, मेरे जैसा है, जो फिजिक्स में नहीं है, और वो फ्रेंड के साथ यू फेल्ट लाइक शेयरिंग दिस, और उसका ही फोन पहले लगा और उसके साथ आपने कहा कि अरे ये जर्नल में मेरा ऐसा ऐसा ही आया है, और वो उसने कहा हाँ ठीक है फिर. So firstly I want to say
मेरा जो दोस्त है, जिसे हम दोस्त कहते हैं, कोई मेरे फील्ड का नहीं है, सब मेरे फील्ड के बाहर है. ओके. Because it's very difficult to make friends with a scientist. And so इनमें से दो तरह के लोग हैं. एक है जो आपका काम समझना चाहते हैं, तो उनको अगर एक बार समझाया वो समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करता रहूँगा तब कि वो समझे. और एक क्लास के लोग हैं जो समझना नहीं चाहते हैं, तो उनके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. और एक सिनेरियो, आपके फील्ड का एक ऑल टाइम ग्रेट है, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट प्रोफेसर, उनका प्रेजेंटेशन आप सुन रहे हैं इन अ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, और उनके प्रेजेंटेशन में ही इज गिविंग रेफरेंसेस ऑफ योर वर्क. व्हाट विल बी द फीलिंग? Well, I would really like to go up to him and say that does he genuinely think that the work is good, or he gave it just for the heck of it? क्योंकि बहुत बार होता है कि बाहर से प्रोफेसर जब आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं, अगर हॉस्पिटैलिटी अच्छा रहा, क्योंकि एक जैसा काम बहुत सारे लोगों की है, तो वो जो होस्ट है उनके काम दोहराते हैं, तो इससे हमें पता चलता है यार ये सच्ची में नहीं बोल रहा है. और ये अमेरिकन एक वे है, क्योंकि मोर और लेस अमेरिका तो डोमिनेट कर रहा है साइंस. अगर उनसे बात करेंगे, ज़्यादातर लोग जो भी बोलो आप उसे, वो वेरी गुड से शुरू करता है. वेरी गुड मीन्स ही डजंट केयर. Excellent means he somewhat cares, so then you have to figure out, like, so it's a lot like, really it's very complicated and there are no black and white answers. You have to go right into the depth of his mind and see. लेकिन यानी तुम्हारा जो साइंटिस्ट है ना, तुम्हारे अंदर का राजदीप, वो कभी भी सोता नहीं है. हाँ, कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी रिस्पॉन्स हो, उसके पार्टिकल ढूंढता रहता है. व्हाट इज योर फेवरेट Bengali menu to eat? So it's not Bengali, but it's only found in Bengal in the way it's made. It's mutton roll. What's your definition of masti? Dhamal, masti. Masti is do whatever you want without fearing for the repercussions. Without the fear of repercussions. That is dhamal and masti. अभी आप बंबई में हैं. बंबई में कितने साल से अभी? 3 years on. 3 years. महाराष्ट्र की कोई डिश पसंद आई क्या? I don't know whether it's a Marathi dish or not, but it's misal pav. You have to tell me one thing that you like and one thing you don't like about your city Kolkata and now your city Mumbai. Kolkata is the only place in the world I can call home. But the reason I can call home is because it's very lazy. Extremely lazy. So home is what I like, and lazy is what I don't like because I can't work in Kolkata. Yeah. And Mumbai is just the opposite. People are almost as competitive as Europeans are, where the personal touch to things really don't matter. It's calm. Right. So I don't like that 24 hours. So Mumbai is my Karam Bhumi, whereas Kolkata is my Jan Bhumi and my home. Wow. What's your dream? आपका सपना क्या है? Well, right now it's just one thing, that the successor to the LHC be built in India. That's it. Nothing more. The successor to the LHC has to be built in India. That's your dream, because that experiment should go on. And in India. And in India. Absolutely, yes. So the team has to be built up so that the experiment goes and the Indian participation in it also goes on. किती सुंदर स्वप्न आहे बघा मित्रो. जगाचं विश्वाचा अर्थ शोधणारा हा जो प्रयोग आहे, हा पुढे चालू राहावा, त्यामधला भारताचा सहभाग तसाच अर्थपूर्ण राहावा, यासाठी मला माझी टीम, माझा संघ पुढे चालू ठेवायचा आहे, हे ह्याचं स्वप्न आहे. Wonderful. It was great talking to you, Rajdeep.